सर, हम लोग बीच चुनाव में ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो सीधे राजनीति की बात करता हूँ कि आम आदमी पार्टी चुनाव में है और पहली बार उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस कर रही है अपने आप को चुनाव में। तो अभी तक ये देखने में आया कि जो छोटे राज्य हैं उनके चुनाव में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सक्रियता के साथ, लेकिन जो बड़े राज्य हैं उसमें वो सक्रियता नहीं है। आखिर क्या कोई रणनीति है आपकी या कोई खास वजह है? नहीं, हम पंजाब तो अभी मेरे ख्याल से 4-5 राज्यों के चुनाव में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, पंजाब सेकंड नंबर पे। पंजाब में तो हमारी सरकार बनने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा राज्य नहीं है। कोई रणनीति के तहत जैसे उत्तर प्रदेश में उतनी सक्रियता नहीं बताई जा रही कि दिखती है। नहीं, हाँ, ये बात है कि वहाँ पे थोड़ी सी कम सक्रियता है, लेकिन हमारी छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, संगठन हर जगह अभी बना नहीं है। लेकिन पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी बसने लगी है। लोग आम आदमी पार्टी का दिल्ली का काम चर्चा पूरे देश के अंदर चर्चा है। संगठन हमारा कमज़ोर है, संगठन धीरे धीरे बन जाएगा पूरे देश में। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में आपने कहा, मैंने कल भी एक पत्रकार वार्ता में मैं था, आपने कहा कि उत्तराखंड में जो उसकी राज्य स्थापना के बाद से अब तक से कांग्रेस और भाजपा का ही शासन रहा और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बदहाली के लिए वो सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब विकास नहीं हुआ तो ये पैसा कहाँ गया? अब उत्तराखंड के साथ में ये आप कह रहे हैं कि हमारे पास में एक फार्मूला है, हम करके दिखाएंगे। आपने ये भी कहा कि जो कर्ज है वो भी दूर करेंगे और खुशहाली भी लाएंगे, समृद्धि भी लाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके सारी चीज़ों को अच्छा करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है? जनता ये थोड़ा सा जानना चाहती है कि आप कैसे इस काम को पूरा करेंगे। हमारी नीयत साफ़ है, नीयत साफ़ है। मैं उम्र में भी छोटा हूँ, मैं एक्सपीरियंस में भी छोटा हूँ, लेकिन मेरा 7 साल का दिल्ली सरकार चलाने का अनुभव कहता है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, केवल और केवल नीयत की कमी है। अगर अच्छी नीयत वाले लोग आएँ, देशभक्त लोग आएँ अगर सरकार में, तो पैसा बहुत है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था जो अभी उत्तराखंड में है। कर्जा बहुत चढ़ा हुआ था सरकार पे, घाटे में सरकार चल रही थी। शीला जी के पास जो भी काम कराने जाता था वो कहते थे भाई सरकार के पास पैसा नहीं है। हम आए, 3-4 साल लगे, मैं मानता हूँ 2015 में सरकार बनी। 2019 की CAG की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, जो कि हमारी विधानसभा में पेश की गई थी। CAG की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में अकेला दिल्ली राज्य है अब जो नफ़े में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, और हमने सारा पुराना कर्जा वाइप आउट कर दिया। कैसे? और दिल्ली में सब कुछ मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, पानी मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, महिलाओं का सफ़र मुफ्त है बसों में। उसके बावजूद हमने इतना पैसा कैसे आ गया? केवल और केवल एक ही चीज़ है, हमारी नीयत साफ़ है। हमारे स्विस बैंकों में अकाउंट नहीं है, पैसे हम खाते नहीं हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां नहीं हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं। एक उत्तराखंड के साथ में एक भौगोलिक दिक्कत है। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान 2 हिस्से हैं। पहाड़ की अपनी बुनियादी ज़रूरतें अलग हैं और मैदान की अपनी बुनियादी ज़रूरतें अलग हैं। जो आप योजना पहाड़ के लिए बनाते हैं वो मैदान में हो सकता है एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि मैदान के लिए अलग नज़रिया है। तो ये जो दोनों का विरोधाभास है, आप जब उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं तो इसके लिए आपका सामंजस्य कैसे बिठा लेंगे? क्या एक फार्मूला अपनाएंगे कि पहाड़ भी उतना ही खुशहाल हो जाए और मैदान भी उतना ही खुश रहे? इसीलिए हमने अपने CM कैंडिडेट पहाड़ से दिए हैं। ये उत्तराखंड के पहाड़ों के चप्पे चप्पे को जानते हैं, एक एक जड़ी बूटी को जानते हैं, पहाड़ के एक एक कोने को जानते हैं। ये पहाड़ों के अंदर इन्होंने केदारनाथ की जब आपदा आई थी 2013 में, इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। पहाड़ों के 10,000 बच्चों को रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे से ट्रेनिंग देके ये फौज में भर्ती करा चुके हैं। सोचो, जो आदमी अब जिसके पास पावर नहीं है, उसके दिल में उत्तराखंड के बच्चों के लिए इतना प्यार है, वो अगर आज बिना पावर के 10,000 बच्चों को नौकरी दिला रहा है, जिस दिन इसके पास पावर आ गई है तो 10 लाख बच्चों को रोजगार दिला देगा। मैं उसी केदारनाथ की आपने बात की, मैं उस सवाल पे आता हूँ। केदारनाथ आपदा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ महीने पहले वहाँ पे पूरे भारत से संत जुटा के एक सभा की थी। कहा यह जाता है, विज्ञापनों में भी भाजपा के ये छप रहा कि केदारनाथ निर्माण जो है उन्होंने किया। लेकिन आपने अभी कहा जैसे भाजपा ने ये पूरा काम किया, तो ये क्या है राजनीति? राजनीति तो मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे को ये जानकारी है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे को तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं आता। हाँ, ये है चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, वो चीज़ मैंने फ़ौज में सीखी है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो माउंटेनियरिंग सिखाती है, उसका प्रिंसिपल होते हुए मेरे को टास्क मिला केदारनाथ में काम करने का। 1 साल तक सरकार, जब आपदा आई थी 2013 में, जून में आई थी जी,
मार्च 2014 में काम शुरू हुआ है। उससे पहले सरकार क्यों नहीं कर पाई होगी? क्योंकि एजेंसीज ने मना कर दिया कि 5 साल तक यात्रा रोक के रखो, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद में जाके कहीं यात्रा शुरू होगी। उन्होंने बोला 5 साल तक रोको। हम तो मार्च 2014 में गए बर्फ़ के टाइम पे, और 3 महीने में हमने यात्रा शुरू करा दी। तो उसके बाद अब कोई क्लेम, उस टाइम ये सरकार में ही थे, सरकार की तरफ से ही इन्होंने किया था, तो उनका जो वो है क्लेम वो भी झूठा नहीं है। इनका जो ये सरकार की तरफ से कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, जो भी जिसकी भी सरकार थी 2014 मार्च में, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया, सरकार ने किया। ये सरकार में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल थे। जब बाकी सारी एजेंसीज फेल हो गई सरकारी, तब एनआईएम को ये काम दिया गया। ये अपने बच्चों को लेके गए और इन्होंने वहाँ पे सारा कराया। और एनआईएम का तो ये काम नहीं होता है। एनआईएम ने कभी पहले भी नहीं करा, आज भी नहीं कर रहे हैं। हमने तो वहाँ पे और लोकल्स को ट्रेन करके ऐसी स्कीम बनाई है कि आज भी केदारनाथ में जो काम चल रहे हैं, जो कॉरपोरेट्स जो वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे लड़के कर रहे हैं। तो उसमें कोई क्लेम करता रहे कि मैं बाबा का बेटा हूँ, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। हमको ये पता है, प्यार से, अच्छी भावना से वहाँ के लोग हमें भोले का फौजी बोलते हैं। उत्तराखंड की एक प्रमुख समस्या है पलायन, और ये हमेशा से काफ़ी समय से चली आ रही है। हर सरकार इसको बताती है, हर सरकार इसके लिए कोई ना कोई योजना लाती है, अपने अपने तरीके से काम करती है। आपने कभी इसके लिए सोचा कि क्या फार्मूला अपनाएंगे इसको रोकने के लिए, क्या व्यवस्था बनाएंगे? कोई विजन है, कोई फार्मूला है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक है कि गांव-गांव के अंदर आज शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं कोई सरकारी स्कूल है तो वो बदहाली में है, बच्चों को पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो बच्चे छोड़ के जाते हैं दूर इधर उधर पढ़ने। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं कोई नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो वो डंडी कंडी के ज़रिए उसको मेन अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा है रोज़गार नहीं है बच्चों के पास, रोज़गार को ढूंढते हुए वो बाहर जाते हैं। ये तीनों काम ऐसे हैं जो दिल्ली में हमने सफलतापूर्वक करके दिखाए हैं। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, यहाँ भी जो मौजूदा सरकारी स्कूल हैं उनको अच्छा करेंगे, नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। तो जैसे कल इनसे डिस्कस कर रहा था, मान लो 10-12 गांव का आपने एक स्कूल खोल दिया, फिर वहाँ से बसें लगा दो, अच्छी अच्छी बसें, वो बसें अलग अलग गांव से बच्चों को यहाँ लाएंगे और फिर छोड़ देंगे। दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं, तो जो मोहल्ला क्लिनिक का हमारा मॉडल है वो सबसे अच्छा सूट करता है यहाँ पे, कि हर गांव के अंदर एक एक क्लिनिक खोला जाएगा बेसिक सुविधाएं देने के लिए। और फिर पूरे ढेर सारी आप एम्बुलेंस खरीद लो, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वही मोहल्ला क्लिनिक का जो स्टाफ है वो एम्बुलेंस बुला के और वहाँ पे उनको बड़े अस्पताल में ले जा सकता है। तीसरा है रोज़गार। रोज़गार में सरकारी नौकरियों में इस टाइम यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, सिफारिश चलती है, इसको ख़त्म करेंगे। बच्चों को ईमानदारी से भ्रष्टाचार ख़त्म करके बिना रिश्वत के नौकरी मिलेगी। 1 लाख नई सरकारी नौकरियाँ तैयार करेंगे। इतने हम जब स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करेंगे, तो उसमें बहुत हमने कैलकुलेट किया, काफ़ी नई सरकारी नौकरियां पैदा होंगी। और लेकिन इसके बावजूद भी रोज़गार की तो समस्या रहेगी, तो बहुत बड़े स्तर पे टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। जो हमने कहा कि हम दुनिया की, हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, उसमें हमें उम्मीद है कि हज़ारों रोज़गार पैदा होंगे। केवल उत्तराखंड के मौजूदा बच्चों को ही नहीं मिलेंगे, बाहर जो चले गए बच्चे वो भी अगर वापस आना चाहेंगे तो उनको भी रोज़गार मिलेगा। आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएंगे, मैंने कहीं एक विजन था कि जैसे इंटीरियर के दूर दराज के जो पहाड़ी गांव हैं, मोहल्ला क्लिनिक या अदर जो सुविधाएं हैं वो उनको बेसिक जो उनकी दिक्कतें हैं, बीमारी, उसको दूर करेंगे। लेकिन कोई बहुत इमरजेंसी आती तो एयर एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था वो भी की जा सकती है, बहुत अच्छा आइडिया, वो भी की जा सकती है। केवल रोड वाली एम्बुलेंस क्यों? एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, और नेताओं के लिए नहीं, वो जनता के लिए एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। उत्तराखंड में बिल्कुल हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया। चलिए, एक आपने ये कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड में अब तक विकास को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं किया। आपने कहा आप औद्योगिक की भी बात, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल में उन्होंने सिटकुल जैसा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया। भाजपा का दावा ये है कि हमने ऑल वेदर रोड है, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश रेल लाइन है, ये काम हम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये विकास की दिशा में उनका जो आपका कहना और उनका जो कहना है वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को? ऑल वेदर रोड और ये ट्रेन की सच्चाई तो ये बताएंगे अभी। मैं अभी परसों आया उत्तरकाशी से, तो उत्तरकाशी से यहाँ पहुँचने में 4.5 घंटे लगते हैं, तो मेरे को 8.5 घंटे लगे उसी ऑल वेदर रोड पे। पता नहीं कब से काम चल रहा है, लेकिन
वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ऑल वेदर रोड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, पहाड़ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन अगर बीच में ना वो टूट रहे हैं पुल, सड़कें धंस रही हैं, स्लाइड्स आ रहे हैं, तो उस ऑल वेदर रोड का क्या फ़ायदा है? क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देने के तरीके में भी ऐसा करा है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई उसका मॉनिटरिंग नहीं है, और वो हालत हो रखी है। एक ये शिकायत आती कि ऑल वेदर रोड का जब निर्माण हुआ तो जो मलबा था वो सीधे गंगा जी में डाल दिया गया। ये एक एडिशनल उन्होंने प्रॉब्लम कर रखी है, मलबों के लिए डंपिंग जोन बने हुए थे, पर डंपिंग जोन का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि नज़दीक से नज़दीक फेंको तो बचत हो रही है। तो ये सब सामने है, ऑल वेदर रोड तो नाम है। सेम है ट्रेन के बारे में, ट्रेन ज़्यादातर टनल बंद करके अंदर अंदर जानी थी। ट्रेन का काम जो दिख रहा है यहाँ से कंट्रीयाग का, वो खाली उस जगह दिख रहा है जहाँ पे ना रोड चल रही है और बगल में ट्रेन का रास्ता है, तो लोग सोचते हैं काम हो रहा है, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब आपका ये कहना है कि टनल से अगर रोड या ट्रेन जाती तो वो ऑल वेदर में काम करती है और जो मौसम बिगड़ता उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ट्रेन अलग है, ऑल वेदर रोड अलग है। ट्रेन का जो रास्ता है ना, वो टनल के अंदर से खोद के बनना है, वो डिज़ाइन में है, अंदर काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है जहाँ पे वो टनल से बाहर निकलती है, तो थोड़ा सा पैच है वो। अगर 100 किलोमीटर का पैच है तो 10 किलोमीटर में सड़क पे आता है, उस 10 किलोमीटर में काम चल रहा है, तो लोग सोचते हैं कि काम हो रहा है, असली में तो काम हो ही नहीं रहा। ये राज्य में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको लेकर एक प्रश्न था कि यहाँ पे चिकित्सकों की भारी कमी है और ये कहा जाता है कि पहाड़ की जिलों में चिकित्सक जाने को तैयार नहीं, तो इस कमी को क्या? तो ये तो अच्छे ये दिखाता है कि जॉब्स की कितनी ज़्यादा, रोज़गार की कितनी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम एक वो क्यों नहीं खोल देते, नर्सेज के लिए इंस्टीट्यूट खोल दें, वहाँ पे मास स्केल के ऊपर लड़के लड़कियों को, युवा लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दें, उनको इस्तेमाल करें। मेडिकल कॉलेज खोलें, वहाँ पे मास स्केल के ऊपर हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, वहाँ पे डॉक्टर्स बनाएं। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं किया जाता? ये कमी क्यों है? जहाँ जहाँ सर्विसेज की कमी है, किसी भी तरह की सर्विस की कमी है, वो एक तरह से रोज़गार की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पंजाब को लेकर एक मेरा प्रश्न है कि पंजाब के चुनाव में आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? सीधे तौर पे आप क्या मानते हैं कि? मुझे तो लगता है कि दोनों पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं। दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं आज पंजाब की बदहाली के लिए, अकाली दल भी और कांग्रेस भी। अब इन दोनों पार्टियों को ख़त्म करके एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए मन बना चुकी है जनता। अभी आपका, मैं कल रात में ट्विटर देख रहा था, आपकी योगी आदित्यनाथ से एक ट्विटर वार छिड़ी हुई है, और वो क्या है मसला? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला, योगी जी ने कुछ बोला। मैं समझता हूँ कि जो हम लोग हैं, मैं हूँ, प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, हम लोग जिम्मेदार पोजीशंस के ऊपर हैं। हम लोगों को तू मैं करना शोभा नहीं देता, हम लोगों को गाली गलौज करना शोभा नहीं देता, इसलिए लोगों ने हमें इस पोजीशन पे नहीं भेजा। लोग चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके काम करें, आरोप प्रत्यारोप करना शोभा नहीं देता। तो जब उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने अपना जवाब उनको वापस दे दिया, ट्विटर पे जो भी देना था। अब मेरे हिसाब से ये ख़त्म है, मेरे को अब इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, मैं अब वापस अपने काम पे आ गया। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि इस तरह की गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, ये अच्छी बात नहीं है। मिलके, जब दिल्ली में कोरोना हुआ, मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा कि ये जो कोरोना अच्छे से हैंडल हुआ दिल्ली में, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। हमने केंद्र से सहयोग लिया, केंद्र ने बड़ा सहयोग दिया, हमने दिल्ली की सारी संस्थाओं से सहयोग लिया, सारी एजेंसी से सहयोग लिया, तब जाके कोरोना ठीक हुआ। उस टाइम मैं कहता केंद्र ऐसा, मैं ऐसा, ये ऐसा, उसे तो किसी का भला नहीं होता। गाली गलौज करते रहो, आरोप प्रत्यारोप करते रहो, सबको साथ लेके चलेंगे तब देश का विकास होगा। उत्तराखंड में गंगा की निर्मलता और पर्यावरण की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और आमतौर पे देखें तो चुनाव में इसे लेकर, जबकि प्रधानमंत्री जब 2014 में बने तो उन्होंने इसको एक बड़ा टास्क के तौर में लिया और नमामि गंगे परियोजना भी चलाई, लेकिन उत्तराखंड में जब भी चुनाव हुए ये मुद्दा नहीं बन पाया। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने क्या गंगा की निर्मलता और यहाँ की जो पहाड़ का सौंदर्य है, वो पर्यावरण है, यहाँ का स्वच्छ वातावरण है, इसको लेकर कोई अपना एक विजन डेवलप किया है? देखिए, गंगा तो एक पवित्र नदी है, गंगोत्री गौमुख से शुरू होती है और जा कर के गंगा सागर में मिलती है। उसमें कितना भी कीचड़ चले जाए रास्ते में, लेकिन फिर भी उसका एक घूंट पानी पीने से भावना आती है कि हमारे को तो सुकून मिल गया है। गंगा की तो रक्षा करनी चाहिए।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना है। उमा भारती जी भी थी उसमें, हम तो सबको अच्छे तरीके से जानते भी थे, सबकी इच्छाएं होती थी करने के लिए। आज इन सब प्रोजेक्ट्स को अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें, सेम टू सेम वैसे के वैसी गंगा है, और लोग ना परेशान हैं। उत्तरकाशी में लोग कहते हैं कि ये हमारी माँ गंगा है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। आपको इसका जो साइड में जो इसके बैंक्स होते हैं, उनको रिवर साइड उनको डेवलप करने के प्लान है हमारे पास, हमने वो बना रखे हैं। उनको अगर आप डेवलप करेंगे तो उसमें ना अंदर जो भी गार्बेज जाता है वो रुकने का, क्लीन पानी अंदर जाए नदी में, उसके तरीके बने हुए हैं। खाली चीज़ ये है, वैसे जैसे सर बोलते हैं कि नीयत होनी चाहिए करने के लिए। खाली ये नहीं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट बन गया और फेल हो रखा है, तो उस चीज़ से तो काम नहीं चलेगा। तो मतलब ये हम ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सही नीयत से नमामि गंगा को जो स्वच्छ करने का दावा किया गया था, वो सही नीयत से वो काम नहीं हुआ अब तक। हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर थोड़ा भी होता तो बड़ा अच्छा लगता। यहाँ पे तो गंगा आरती होती है हरिद्वार जहाँ हम बैठे हैं, आप देखिए मिट्टी पड़ी रहती है वहाँ पे। अगर रिवर साइड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, यात्री भी आते हैं कितनी खुशी से सुकून से वहाँ बैठेंगे, उस आरती को देख करके ना जज्बा आता है, रोंगटे खड़े होते हैं, भावना आती है। लेकिन काम नहीं हो रहा, उसे देख कर दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए कोई विशेष बात, कोई संदेश आपका? मैं लोगों से, उत्तराखंड के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आपने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। इन्होंने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर आप और 5 साल इनको दे दोगे तो वैसे ही ढर्रा चलना है और कुछ बदलाव नहीं होने वाला। एक नई पार्टी आई है, नया विज़न है, नए चेहरे हैं, नए आइडियाज़ हैं हमारे पास। हमारे पास उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया है। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देखो, चाहे आप कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, अपनी अपनी पार्टियों में रहो, लेकिन सब लोग एक बार उत्तराखंड के विकास के लिए झाड़ू का बटन दबा दो। अगर हम काम ना करें, अगली बार हमें हटा देना, अगली बार हम वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 5 साल में ऐसा काम कर देंगे कि आप दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। धन्यवाद दैनिक जागरण से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।